मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज सम्मेलन में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों ने बदलाव तय कर लिया है। अखिलेश ने कहा कि अब किसानों का इंकलाब होगा और बदलाव होगा। वहीं अखिलेश ने कहा कि अभी बहुत सारा गठबंधन होना है और सपा सबको जोड़ने का काम कर रही है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश ने बड़ी बात कही, कश्यप समाज की मांगों को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी, यह वादा था उनका। अंबेडकर के दिए अधिकार भाजपा छीन लेगी, यह भी उन्होंने आरोप लगाया। कहा पेट्रोल महंगा हुआ और मोटरसाइकिल अब चल नहीं पा रही, आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही आपको। ये बड़ी बातें हैं अखिलेश यादव की। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने जो कुछ विशेष कहा, जो उनकी बड़ी बातें हैं, अब आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने, गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 22 अगली साल है, जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता। जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ दौरे पर उसको बड़ी सौगात दी। उन्होंने प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ को दिया, जिसकी नींव रखी गई। और साथ साथ मुख्यमंत्री ने मेरठ में पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया। सीएम योगी ने मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो प्रदर्शन किया है वो अब तक का बेहतर प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है। मेरठ में बनने वाले स्पोर्ट्स के सामानों की दुनिया भर में डिमांड है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि नोएडा के डीएम सुहास एलवाई और यहां के प्रवीण कुमार ने मेडल दिलाए। उनका कहना था कि 19 अगस्त 2021 को लखनऊ में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था और अब 31 करोड़ रुपए की धनराशि आज सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में दी जा रही है। ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और उस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर भारतवासी का यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का, भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने सभी खिलाड़ियों का हम सम्मान करें। और इस दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। और यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार को प्रधानमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित किया है। और उत्तर प्रदेश की अब पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेजर ध्यानचंद के नाम पर जानी जाएगी। और मेरठ में सीएम योगी ने तमाम पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया। इसमें नोएडा के डीएम और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई का सम्मान किया गया। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लखेरा को भी सम्मानित किया गया। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सम्मान के वक्त की आप देखिए। मंच पर तमाम बड़े नेता, खासकर केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी आप देख सकते हैं कैसे सम्मानित किया गया। वो दृश्य भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। पैरालंपिक खेलों में टोक्यो के जो मेडल जीते गए खिलाड़ियों के द्वारा, आप देखिए, आप नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी सम्मानित किए गए। तो टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी का मेरठ में सम्मान किया गया और उनके नाम आपको बता दें। अवनी लखेरा राजस्थान से हैं। शूटिंग 10 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2 करोड़ रुपए की राशि ने दी गई।
सुमित अंटिल हरियाणा से एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक 2 करोड़ की राशि इनको दी गई आज। मनीष नरवाल हरियाणा से ही शूटिंग 50 मीटर रेंज में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। 2 करोड़ की धनराशि इनको पुरस्कार स्वरूप दी गई। ऐसे ही प्रमोद भगत उड़ीसा से हैं, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने के लिए इन्हें 2 करोड़ रुपए। कृष्णानगर राजस्थान से बैडमिंटन में ही स्वर्ण पदक जीता, 2 करोड़ रुपए। और भविना पटेल गुजरात से टेबल टेनिस में रजत पदक जीता, 1.5 करोड़ रुपए। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से एथलेटिक्स में हाई जंप में इन्होंने रजत पदक जीता, 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। ऐसे ही देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से एथलेटिक्स यानी कि जेवलिन थ्रो में भाला फेंकने की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता, 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। योगेश कठुनिया हरियाणा से एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में रजत पदक इन्होंने जीता, 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि इनको पुरस्कार स्वरूप दी गई। प्रवीण कुमार नोएडा से एथलेटिक्स हाई जंप में रजत पदक जीता, उन्होंने 4 करोड़ रुपए की धनराशि। मरियप्पन थंगावेलू तमिलनाडु से एथलेटिक्स में हाई जंप में रजत पदक, 1.5 करोड़ रुपए। सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश बैडमिंटन रजत पदक इन्होंने जीता, 4 करोड़ रुपए की धनराशि। सिंगराज अगाना हरियाणा से शूटिंग में 50 मीटर में रजत पदक, 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंकने की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, 1 करोड़ रुपए की धनराशि। शरद कुमार बिहार से एथलेटिक्स यानी कि हाई जंप में कांस्य पदक जीता, 1 करोड़ रुपए की धनराशि ने दी गई। हरविंदर सिंह हरियाणा से हैं, तीरंदाजी में कांस्य पदक, 1 करोड़ रुपए। तो ऐसे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार ने इन चैंपियन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुंकार भरने वाले मुरादाबाद दौरे पर हैं। वहां पर वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। वहां पर वो मुरादाबाद के कटघर इलाके में जनसभा करने वाले। मिशन 2022 को लेकर अभी से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इस बार यूपी के चुनाव में एआईएमआईएम भी जोर लगा रही है। 13 नवंबर को मेरठ और 14 नवंबर को ओवैसी अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। तो मिशन यूपी पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज मुरादाबाद के कटघर में जनसभा है। करूला में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ समझा जाता है। 13 नवंबर को मेरठ और 14 नवंबर को अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 21 को बाराबंकी, 25 को जौनपुर और 28 नवंबर को मुरादाबाद के कटघर में बैठक और जनसभा। तो ये है मिशन यूपी ओवैसी का और ऐसे कार्यक्रम उनके प्लान है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की है। इसके बाद से ही उनकी इस किताब के कुछ अंश बहुत चर्चा में हैं और ऐसे में सलमान खुर्शीद का एक बयान भी सामने आया कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस अदालत के फैसले की व्याख्या करें जिससे वहां कभी जुड़े थे। हालांकि इसी बीच उनकी किताब में हिंदुत्व को लेकर लिखी गई बातों के कारण बवाल मचा हुआ है। किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से की है। इसके बाद भाजपा और का संगठन अब कांग्रेस पर हमलावर हो गया। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हिंदुत्व की तुलना उन्होंने बोको हरम से कर दी है, आईसिस से कर दी है। दिल्ली पुलिस में खुर्शीद के खिलाफ शिकायत भी दी गई है। हंगामा मचा हुआ है। आईसिस और बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना उन्होंने की है। किताब के जरिए इन आतंकी संगठनों से तुलना करने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। उसका आरोप है कि किताब से बहुसंख्यकों की भावना को कुचलने का काम किया गया है। चुनाव आते ही राहुल और प्रियंका इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी पार्टी की पाठशाला में पढ़े हैं कांग्रेस की, जहां पर कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौका लगा करके सेकुलरिज्म का सूरमा बनने की कोशिश होती रही है। लेकिन ये सारे फार्मूले अब एक्सपायर कर गए हैं, इस बात को वो भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग पिछली सरकार के जख्म और दर्द को भूले नहीं हैं। जब दंगे और दबंगई चरम पर थी, आज दंगों पर कंट्रोल हुआ है और दबंगों को जेल हुई है। तो दंगों पे कंट्रोल और दबंगों को जेल। इधर कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ नाम के युवक की मौत के मामले में आज कांग्रेस डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल की अगुवाई में कांग्रेस का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा कासगंज। तो पीड़ित परिवार प्रियंका जी ने हमें भेजा है इस परिवार का हाल जानने के लिए।
परिवार की इस समय मानसिक स्थिति बड़ी खराब है। परिवार को ब्लैकमेल किया गया, उसके पिता का अंगूठा लगवाया गया और ये कहा गया कि फैसला हो चुका है, जबकि पिता का और माँ का ये कहना है कि उनसे ये कहा गया कि आप अंगूठा लगाओगे तब आपको बच्चे का शव मिलेगा। रात भर पुलिस कस्टडी में उन्हें रखा गया, उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ पड़े हैं। लाश तक बच्चे की नहीं दिखाई गई। आज उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से अपराध प्रदेश में बदल दिया गया, आज पुलिस की कस्टडी में नौजवान मारे जा रहे हैं। इससे बुरा वक्त कब आएगा उत्तर प्रदेश पे? डॉली शर्मा कांग्रेस नेता डेलीगेशन के साथ पहुंची थी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। जब बाहर निकली मीडिया से उन्होंने बात की तो जो कुछ उन्होंने कहा अभी हमने आपको दिखाया। उनका कहना है कि ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया गया डेड बॉडी देने के लिए उस युवक की, उसके पिता को, और ये उसके परिवार का कहना है। ये चार्ज किया अभी डॉली शर्मा ने। पीड़ित परिवार का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। ताल के बहाने से लेके गए मेरे बच्चे को यहाँ से बुलाकर, और ले जाने के बाद में उन्हें फिर गुमराह किया। मेरे बच्चे को जैसे मतलब मार दिया और किया। मुझे इंसाफ चाहिए सर। मेरा भाई मरा नहीं है। मेरा भाई ये कह रहा है खुदकुशी गई है। मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं की, उसे मारा गया। 2 फुट की टंकी से 6 फुट का आदमी कैसे फांसी लगा सकता? आप बता दीजिए। अब वो तो मेरा भाई चोट से तक से डरता था, उसको इतनी फांसी लगाने में एक भी डर नहीं लगेगा। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 28 नवंबर को लखनऊ में आम आदमी पार्टी की रैली है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की रैली 28 नवंबर को होगी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस रैली को संबोधित करेंगे। तो चुनाव से पहले ये बड़ी रैली आम आदमी पार्टी की लखनऊ में 28 नवंबर तारीख, और इसको संबोधित करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर, 28 नवंबर को लखनऊ में आम आदमी पार्टी की रैली है। अरविंद केजरीवाल इसे संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी इस तरीके से कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। मैसिव रैली करने का प्रयास होगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा आज दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से वाराणसी के लिए रवाना हुई। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा 4 दिनों तक यूपी के 18 जिलों से होती हुई 14 नवंबर को वाराणसी पहुंचेगी। वहां पर 15 नवंबर को एकादशी के दिन मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को फिर से मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और आपको बताएं कि यह मूर्ति 100 साल पहले वाराणसी से चोरी होकर कनाडा पहुंच गई थी और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से मां की मूर्ति फिर से भारत को मिल गई। इसके बाद अब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को धूमधाम से वाराणसी में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जब वाराणसी के लिए रवाना हुई, उससे जुड़ी ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। जहां मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हुई तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मां की प्रतिमा को रथ पर रखकर बाकायदा पूजा अर्चना की, जबकि स्मृति ईरानी मूर्ति को गोद में लिए हुए वहां पर नजर आई। और आपको बताएं, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं नोएडा के हमारे संवाददाता बलराम पांडे के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज हम नोएडा के सेक्टर 59 पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये चाय की दुकान है और चाय की चुस्कियों के साथ लोगों के मन की बात जानेंगे कि आखिरकार 2022 को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार उनके मन में 2022 को लेकर के क्या चल रहा है। दद्दू, ये बताइए 2022 को लेकर के क्या कहेंगे आप? 2022 का जो चुनाव है बड़ा टफ रहेगा। इसमें मजदूर और ये जो कोरोना काल रहा, बहुत दिक्कत आ गई लोगों को और महंगाई चरम सीमा से पार है। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में कौन आएगा और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो हावी रहेंगे और आपके मन में क्या चल रहा है? सर, योगी जी लगता है फिर से आएंगे ना, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया है देश का। आप बताइए, आप क्या कहेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए इस बार स्पष्ट बहुमत लेना मुझे संभव नहीं लग रहा, क्योंकि
जो भी पार्टी आ रही है सरकार में सारे मुद्दों से भटक जाती हैं। यानी सबकी अपनी अलग अलग राय है। दद्दू, चाय की चुस्की ले रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि 2022 को लेकर के आपके मनवा में क्या चल रहा है? देखिए, पार्टी तो हम लोग करता नहीं और पार्टी का बारे में जानता भी नहीं। जैसे अभी परिस्थिति चल रहा है, गरीब को बचना बहुत ही मुश्किल है। जैसे महंगा, ना रोजगार, कुछ नहीं है। अगर नोएडा की बात करें तो ये युवाओं का शहर कहा जाता है। भारी तादाद में युवा यहाँ एजुकेशन के लिए आते हैं और नौकरी पेशा के लिए आते हैं। आप एक यूथ हैं, आपके मन में क्या चल रहा है 2022 को लेकर? हमारे मन में तो ये चल रहा है सर जी कि इस सरकार में बहुत लड़के बेरोजगार हैं। ये सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। मैं चाहूँगा कि दूसरा सरकार बने और भर्ती निकाले, बीजेपी को छोड़कर। तो आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि हमें तो खुद कमाना है और खुद खाना है, लेकिन लोगों के जो विचार हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप बताइए, चाय के साथ मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराने तो आएंगे। देखो, पब्लिक परेशान है, आज नौकरी पे जाते हैं, नौकरी मिल रही है आज की डेट में। तो आप देख रहे हैं लोग अपनी राय बेबाकी से एबीपी गंगा के सामने रख रहे हैं। कुछ लोग और यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भाई साहब? चाय पीने तो आए हैं, लेकिन चाय पे चर्चा भी होनी बेहद जरूरी है। क्या कहेंगे 2022 को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में ये चल रहा है कि जो महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि समझ लीजिए जीना मुहाल हो गया। जो 5 रुपए की चीज़ थी पहले, अब ये जो है ना 15 की हो गई है। तो इससे मैं जो है ना हमारी सैलरी भी कम आ रही है और दूसरी बात है कि महंगाई बढ़ गई है। तो हमारी महंगाई और सैलरी में देखिए कितना का फर्क हो गया। ये पेट्रोल और डीजल में जो दमवा कम हुआ है, उससे कोनो फायदा नहीं हो रहा क्या? अब देखो, फायदा तो गवर्नमेंट को पहुंच रही है, हमें नहीं पहुंच रही है। तो आपने देखा, ये वो लोग हैं जिन्हें रोज कमाना है, रोज खाना है, और हमने इनके मन की बात जानने की कोशिश की कि आखिरकार इनके दिल में क्या चल रहा है। लोगों ने बेबाकी से अपनी बात को एबीपी गंगा के सामने रखा और बताया कि 2022 को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।